आज 11 बजे पेश होगा देश का अंतरिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी और अंतरिम बजट को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि 11 बजे इसे पेश किया जाना है और वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन ये प्रस्थान करेंगे वित्त मंत्री और उसके बाद इस बजट को पेश किया जाएगा। तो अंतरिम बजट को मंजूरी मिलती हुई मोदी सरकार के कार्यकाल का ये अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में इस बजट को पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हर वर्ग आस लगाए बैठा है कि शायद उनके वर्ग के लिए कोई खास ऐलान हो और अब इस अंतरिम बजट को फिलहाल के लिए मंजूरी दी जा चुकी है कैबिनेट बैठक में और कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिलने के बाद इसे हरी झंडी दिखा दी गई है कि 11 बजे इसे पेश कर दिया जाए। तो 11 बजे अब से कुछ ही देर में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस अंतरिम बजट को पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि चुनावी साल में ये अंतरिम बजट है और मोदी सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम बजट है जिसे 11 बजे पेश किया जाएगा। तो इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसको लेकर भी पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं और निर्मला सीतारमण को दही चीनी खिलाते हुए शुभ शगुन का संकेत देते हुए कि ये जो बजट है वो आम जनता को पसंद आए। और बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर और एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही चीनी दही शक्कर खिलाती हुई। आपको बता दें कि छठवां बजट पेश करने जा रही हैं वित्त मंत्री और इस बार के बजट में भी आम जनता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई। तो अब से कुछ ही देर में मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम और देश का अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है 11 बजे। वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन जाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे इस बजट को पेश करेंगी और यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है, जो वाकई में लोक लुभावन जरूर हो सकता है क्योंकि चुनावी साल है और वोटरों को साधने का एक भी मौका मोदी सरकार छोड़ नहीं रही है। तो आपको यह भी बता दें कि मोरारजी देसाई के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री हैं जिन्हें 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला है और इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दही शक्कर खिलाते हुए वित्त मंत्री को कि वो अपने कार्यकाल का 6वां बजट पेश करने जा रही हैं और ये उनके लिए भी किसी उपलब्धि से कम नहीं है क्योंकि मोरारजी देसाई के बाद वो पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जो अपने कार्यकाल का 6वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। तो किसानों को काफी ज्यादा उम्मीद है और देश के हर वर्ग को इस बजट से काफी ज्यादा आस और जानकारों का दावा है कि किसान सम्मान निधि को जहां 9,000 रुपए किया जा सकता है तो वहीं महिला किसानों को 12,000 रुपए सालाना मिल सकता है इस बजट में। तो महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने में प्राथमिकता रहेगी और दूसरों के मुकाबले उन्हें 1% सस्ता कर्ज मिलेगा। किसानों के लिए सस्ती दरों पर जीवन बीमा योजना भी संभव है और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें दही शक्कर खिलाते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर। तो 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। मोरारजी देसाई के बाद वो दूसरी ऐसी वित्त मंत्री हैं जो 6वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। और इसी बीच हमारे साथ बताना चाहेंगे कि अर्थशास्त्री डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार और राजेंद्र प्रसाद पाठक वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आप ही का रुख कर लेते हैं। 6वीं बार बजट पेश करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं, उनकी इस उपलब्धि पर आपका एक छोटा सा रिएक्शन।
मनीषा, ये एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाएगा कि जिस देश में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में तवज्जो हर जगह कम दी जा रही हो, वैसे में महिला शक्ति ने अपने आप को पत्रकारिता जगत से लेकर फाइटर प्लेन उड़ाने तक से चंद्रयान की यात्रा में भी सहयोगी बनने तक के लिए और खेल की दुनिया में भी अपने आप को सिद्ध कर ये मुकाम हासिल किया है कि आज देश में छठी बार एक महिला वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेगी और देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। तो एक महिला शक्ति का तो द्योतक है ही है और इसीलिए महिलाओं को अपेक्षा भी है कि बजट में उनके लिए कुछ खास हो भी सकता है। चूंकि ये अंतरिम बजट है तो बहुत ज्यादा वो नहीं रहता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव है तो कुछ लोक लुभावन चीजें मिल सकती हैं। और सरकार के एजेंडे में तो गरीब होता ही है, किसान होता ही है, बेरोजगार होता ही है, युवा होता ही है, वृद्ध होते हैं, महिला होती हैं, लेकिन सबको ध्यान में रखते हुए मोदी कहीं न कहीं से जो टैक्स पेयर हैं, देश को चूंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनानी है तो उन पे टैक्स लगाने से भी नहीं चूकेंगे। देखिएगा, क्योंकि मोदी दोनों में सामंजस्य बनाकर चलते हैं कि अगर हम गरीबों को मुफ्त में राशन देंगे तो टैक्स पेयर से जीएसटी के माध्यम से, एसजीएसटी के माध्यम से हम कर संग्रहण भी करेंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी भी हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर भूपेंद्र, सबसे पहले आपसे यही जान लेते हैं कि वित्त मंत्री छठवीं बार ये अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं, जो कि मोदी सरकार का इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। क्या कहना है कि अर्थशास्त्रियों को इस अंतरिम बजट से क्या कुछ उम्मीदें? देखिए, एक तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो इस समय सबसे तेज गति से प्रगति कर रही है और इस वर्ल्ड में नंबर 1 पर इस समय चल रही है और हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ से अब $30 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूव करने की सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म में हमारे प्रधानमंत्री का विजन है। यद्यपि इस बजट में सिर्फ एक चुनावी आहट की हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, चुनावी घोषणाओं की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो रहती है। मिडिल क्लास को लेकर के खास करके उम्मीद ये है कि क्योंकि अगर एक आंकड़ा देखें अर्थशास्त्री के रूप में तो जो लोअर मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे अब शिफ्ट कर रहा है मिडिल क्लास की तरफ, और मिडिल क्लास जो शिफ्ट कर रहा है वो अपर मिडिल क्लास की तरफ। तो उसमें एक टैक्स को लेकर के बात आती है कि टैक्स का जो रेट है वो मैक्सिमम 30% था, उसको घटा करके सरकार थोड़ा सा शायद कुछ रिबेट देने की कोशिश करेगी, 25% पर ला दे। और एक जो रोटी कपड़ा मकान की बात होती है तो रोटी कपड़ा मकान में हाउस टैक्स को लेकर के थोड़ी सी ये होती है कि एग्जम्पशन जो मिलता है वो 2 लाख की कैप लगी हुई है वहां पर, उस 2 लाख की कैप को शायद सरकार हटाए और उस पर थोड़ा सा छूट दे। तीसरी बात होती है कि मकान बनाने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है और सीमेंट पे जीएसटी इस समय 28% है, तो उस 28% में शायद सरकार इसमें कुछ सोच थोड़ा सा मिडिल क्लास को राहत देने के लिए बिल्कुल, तो मिडिल क्लास को राहत देने के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र, लौटेंगे आपके पास और इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र प्रसाद पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र सर का रुख करना चाहेंगे। राजेंद्र सर, क्या लगता है कि किस सेक्टर के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान संभव इस अंतरिम बजट में? धन्यवाद मनीषा जी। अंतरिम बजट है, चुनावी बजट है, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवा हैं, सबको उम्मीद है कि कुछ नया होगा, मोदी जी अच्छा करेंगे, इसलिए जो है अच्छी उम्मीदें हैं लोगों की। अब सरकार से देखे जो है निकल के आएगा, जरूर आएगा, बहुत अच्छा चीज आएगा। और जी बिल्कुल। और अमिताभ सर का भी रुख करना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार ही हमारे साथ। अमिताभ सर, देखिए, मोदी जी एक बात लगातार कहते हैं कि उनके लिए सिर्फ देश में 4 ही जातियां हैं, एक गरीब, युवा वर्ग, अन्नदाता वर्ग और नारी शक्ति। आपको लगता है कि इन चारों वर्गों के लिए इस अंतरिम बजट में कुछ खास ऐलान संभव है? देखिए, अंतरिम बजट बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है परंपरा के तौर पर अगर देखें, लेकिन महिलाओं के लिए निश्चित रूप से और किसानों के लिए कुछ ना कुछ जो है जो ऑलरेडी दी गई हैं सुविधाएं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। एक आध नई चीजें महिलाओं के लिए ऐड की जा सकती हैं। कल जैसा संकेत वो दे रहे थे, महिला शक्ति को लेकर के बहुत जोर दे रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि महिलाओं के लिए कुछ खास जो है इस बजट में निर्मला सीतारमण लेकर आई हैं। किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को जोर देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसमें कुछ और उस पर मेरे ख्याल से जोर दिया जाएगा। कुछ नई चीजें भी शायद एक आध चीजें शामिल की जाएं इसमें, क्योंकि चुनाव भी सामने है। तो चुनाव के मद्देनजर ये थोड़ा सा लालच होता है किसी भी राजनीतिक दल को कि जनता को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए।
परंपरा से हट के पिछली बार इन्होंने कुछ किया था ऐसा, किसान जनधन योजना जैसे प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री की तरफ से किसानों के लिए किया गया था, उसमें वृद्धि की बात बार बार आ रही है कि 6,000 की बजाय अब वो 9,000 हो जाएगा। और सरकार की तरफ से ऐसे संकेत रहे हैं कि इसको बढ़ाया जा सकता है, प्रधानमंत्री भी एक बार बोले थे, तो मुझे लगता है कि वो जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बार महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ और भी होगा इसमें। बिल्कुल, महिलाओं के लिए जरूर कुछ खास हो सकता है। और एक बार फिर से डॉक्टर भूपेंद्र का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर भूपेंद्र, अभी आपने एक बात कही थी कि टैक्स पेयर्स को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। टैक्स पेयर्स के लिए किस तरह का ऐलान संभव है, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या डिडक्शन का समय सरकार बढ़ा सकती है? देखिए, मैं उसी बात को आगे फिर से और बढ़ा दूं। देखिए, एक तो ये है कि जब नए रिजीम की तरफ टैक्स में लोग बढ़ रहे हैं, नए रिजीम को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उस नए रिजीम में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 7 लाख की है। और उस 7 लाख में थोड़ा सा जब लोगों की इनकम बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा है, तो लोगों की उम्मीदें भी थोड़ी सी ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करें पुराने टैक्स रिजीम से, तो पुराना टैक्स रिजीम में थोड़ा सा हमें थोड़ी सी बेनिफिट होते हैं, करीब अगर हम बात करें 2-3% का हमको बेनिफिट मिल जाता है। तो हम नए टैक्स रिजीम में, अच्छा, पुराने टैक्स रिजीम में हमको ढेर सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, ढेर सारी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। नए टैक्स रिजीम में हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं जी। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को उम्मीद है। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर में चूंकि सरकार चुनाव में जा रही है, और एक मुद्दा इधर भी चाहा था कि हमारे युवा जो बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था किया जाए कि युवा बाहर ना जाए, उनको विश्व स्तरीय शिक्षा यहीं मिले और बाहर की यूनिवर्सिटीज यहाँ आए और वो यहाँ पर उनको विश्व स्तर की सुविधा उपलब्ध कराएं। और इससे 2 फायदा होगा। एक तो हमारा जो फॉरेन करेंसी है वो बाहर जाने से रुक जाएगा। दूसरा ये है कि वो फॉरेन हमको जो हमारे युवा हैं वो इनकम, बाहर के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। तो अभी इसको लेकर के एक उम्मीद की जा रही है, सरकार को डिक्लेरेशन करी है, जैसे यूजीसी ने एक कदम उठाया था और उसमें 40 एप्लीकेशन बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज की आई हैं। तो उसको लेकर के सरकार एक घोषणा कर सकती है कि बाहर के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो कैंपस अगर यहाँ स्टेब्लिश करते हैं तो हो सकता है एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर के सरकार कुछ घोषणा करे। ऐसा हम लोग शिक्षा जगत के लोग उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक बार फिर से स्टेट हेड राघवेंद्र के पास लौटना चाहेंगे। राघवेंद्र, तो इस वक्त अगर यूपी के रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर ली जाए तो वो काफी ज्यादा बूम पे है, तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या कुछ ऐलान संभव है इस बार के बजट में? रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मनीषा, चूंकि सरकार हमेशा कठोर नियम बनाई है कि कहीं ना कहीं से रियल एस्टेट में जो ब्लैक मनी का प्रवाह था उसे रोका जाए, और जो रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी थे, जो बायर्स का समय से फ्लैट न देना या उस तरह के मकान न देना, उस पर हमेशा कठोरता के साथ सरकार पेश आई। अब चूंकि अंतरिम बजट है तो ये कहा जा सकता है कि कुछ रियायत उन्हें मिल सकती है, लेकिन बार बार मैं ये दोहराना चाहूँगा कि मोदी सरकार किसी भी सेक्टर में उस तरह की रियायत नहीं देना चाहती है जो देश की अर्थव्यवस्था में घातक हो, और देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने से वो कहीं ना कहीं रोके, बाधा उत्पन्न करे या ब्लैक मनी का प्रवाह हो। इसीलिए यूपीआई के माध्यम से सरकार ने लगातार डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात की। रियल सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, सरकार बार बार प्रयास करती है कि ब्लैक मनी के प्रवाह को हम रोकें और जनता को सीधे डायरेक्ट बेनिफिट दें, उसके अकाउंट में हम जो भी फायदा पहुंचाना है पहुंचाएं। और शायद यही कारण था कि रियल एस्टेट से जुड़े जो पीड़ित लोग थे या अन्य सेक्टर से इसीलिए खुश रहते हैं मोदी सरकार से कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लाभान्वित कराते हुए दिखाई देती हैं। बिल्कुल। और अमिताभ सर, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं कि अगर किसी ने होम लोन ले रखा है तो क्या वो इंटरेस्ट में छूट की उम्मीद कर सकता है इस अंतरिम बजट के पेश होने के बाद? देखिए, अभी गुंजाइश कम लग रही है, लेकिन संभावनाएं तो हर जगह हैं और लोगों की उम्मीदें भी हैं। और देश में सभी लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार कोशिश भी कर रही है। उसके तहत इसके में कुछ छूट हो सकती है। हालांकि मकान बनाने के लिए मुझे लगता है कि टैक्सेस में सबसे अच्छी छूट है अभी, और सबसे ज्यादा छूट जैसे वाहनों को लेकर के होती है, तो वहां से अगर हटा करके मकानों के ऊपर दी जाए तो जैसे कहते हैं ना कि वाहन तो खर्च का घर है और मकान जो है संपत्ति को बचाने का साधन है। इस पे अगर सरकार कुछ छूट बढ़ाती है तो लोगों को और प्रोत्साहन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपना मकान हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो संभावनाएं हैं, लेकिन अंतरिम बजट में मैं बहुत उम्मीद नहीं करता हूं
बिल्कुल। कुछ एक आध चीजें होती हैं, लोक लुभावन सरकार करती है, लेकिन ज्यादा छूट नहीं होती, क्योंकि ये 3-4 महीनों के लिए है। उसके बाद जो भी नई सरकार आएगी, उम्मीद तो है कि ये सरकार आएगी, तो उसके बाद ये पूर्ण बजट जब पेश करेंगे तब लेकिन सर ये उम्मीदें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि चुनावी साल में ये बजट पेश होने जा रहा है, और क्योंकि चुनावी साल में बजट पेश हो रहा है तो लोक लुभावन होना तो इसका लाजमी है। वो दरअसल इसी सरकार ने एक तरीके से कहे कि शुरुआत की है। 2019 के अंतरिम बजट में इन्होंने 2-3 नई घोषणाएं कर दी थी, लेकिन जो परंपरा रही है उसमें अंतरिम बजट में कोई नई योजना की घोषणा नहीं की जाती, क्योंकि वो जो होती है ना, वो अगली सरकार के ऊपर उसका जिम्मा जाता है। इस सरकार पे नहीं रहता है नई योजना का जिम्मा। तो माना जाता है कि जो नई सरकार आएगी वो तय करेगी। आप तय करके चले जाएं और उसके ऊपर छोड़कर चले जाएं। जैसे कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने वो तेल का जो उधार छोड़ के जो चली गई थी, और उसको ये लोग 5 साल तक गाते रहे कि हमारे ऊपर कांग्रेस ने छोड़ दिया, हमारे ऊपर छोड़ दिया। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार ऐसा कुछ करना चाहेगी। ठीक है, और राजेंद्र सर के पास लौटना चाहेंगे। राजेंद्र सर, सैलरी क्लास वाले बहुत सी आस लगाए बैठे हैं इस अंतरिम बजट से, तो क्या सैलरी क्लास वालों के लिए कुछ खास हो सकता है इस अंतरिम बजट में? जी जी, उम्मीद है लोगों को, लेकिन अब अंतरिम बजट है, अब सरकार क्या करेगी। और जो है सैलरी वालों को भी जो है इससे उम्मीद है, लेकिन अब अंतरिम बजट है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना है, गुंजाइश है इन लोगों के लिए। बिल्कुल। और एक बार फिर से डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी का रुख कर लेना चाहते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी, एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप ये बताएं कि इस बार का अंतरिम बजट बाकी बजटों से किस तरह से अलग रह सकता है, किस तरह से खास रह सकता है? देखिए, बाकी बजटों से थोड़ा सा अलग इसलिए होगा कि सरकार जो योजनाएं हैं, जो सरकार का विजन है, उस विजन में घोषणाएं बहुत पहले हो चुकी हैं, और सरकार उन्हीं घोषणाओं के साथ चुनाव में उतरने जा रही है। तो उन घोषणाओं को जारी रखने की प्राथमिकता सरकार की सबसे पहले है, ना कि किसी नए योजनाओं को शुरू करने की, क्योंकि नई योजनाएं जो है वो पूर्ण बजट में ही आएंगी। तो नई योजनाएं तो शुरू यहाँ नहीं होने वाली है। हाँ, ये है कि जैसे कुछ चीजों पर आरोप लगता है। मैं एक एग्जांपल दूं, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में विपक्ष ने आरोप लगाया था कि फर्टिलाइजर्स के दाम बहुत बढ़ गए हैं और सरकार बैकडोर से किसानों को लूट रही है। यूरिया की जो 50 केजी की बोरी आती थी वो 45 किलो की सरकार ने कर दिया और प्राइस को सेम रखा। तो सरकार ने क्या किया कि नैनो यूरिया का छिड़काव को लेकर के, नैनो यूरिया प्रोडक्शन को लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि अगर हम चाइना को देखें तो चाइना में 7 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन होता है, जबकि हमारे यहाँ एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 2.5 से 3 मीट्रिक टन है, 2.5 से 3 मीट्रिक टन का पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है। तो हमें अपनी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने नैनो यूरिया का लाया था। तो शायद इस चीज को लेकर के सरकार कुछ थोड़ा सा सतर्क होकर के कुछ न कुछ तो करेगी, क्योंकि सरकार को चुनाव में जाना है और विपक्ष को यहाँ पर कहने का मौका ना मिले। और खास करके जो मैंने अभी आपको मिडिल क्लास के लिए बात किया था, तो मिडिल क्लास में रोटी कपड़ा मकान की तो बात की ही जाती है। वही देखिए तो एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी, क्योंकि युवाओं का देश है और युवा इस समय डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं। तो रोजगार बढ़ाने की, अब रोजगार बढ़ेगा कैसे, तो उसका एक ही सेक्टर है कि हमें एमएसएमई को सरकार बढ़ावा दे। और एमएसएमई में सरकार बढ़ावा देने की बजाय हम सरकार की इस बात से 200% सहमत होते हैं कि हम रोजगार सृजन कैसे करेंगे। हम स्टार्टअप्स लाएं, लोगों को स्टार्टअप्स लाने के लिए हम प्रेरित करें और उसमें छूट दें। तो उससे एक तो वो खुद रोजगार पाता है, दूसरे वो 4 लोगों को 5 लोगों को और रोजगार देता है। पिछले 10 साल के आंकड़े अभी आए थे, अगर आपने थोड़ा सा उसका विश्लेषण करिए तो बहुत कम से कम 10% मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट हुआ है, और करीब 20% मिडिल क्लास जो है वो अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो रहा है। तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, और लोगों की इनकम सैलरी बढ़ने से नहीं होती, पर अभी 1 साल के बाद वो जो सैलरीड क्लास है वो अप्रेजल को लेकर के बैठा रहता है कि हमारा अप्रेजल होगा, और पता चलता है कई बार तो अप्रेजल जो होता है प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर में वो 5% और 10% होता है। तो 10% से मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में नहीं शिफ्ट होने वाला है, वो शिफ्ट होगा एमएसएमई सेक्टर और एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज से। तो हमारी जो उम्मीद है वो ये है कि सरकार कुछ यहाँ पर इनकम को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, और विमेन जो आधी आबादी है उसको लेकर के कुछ
अगर करेगी तो ऐलान यही करेगी। बिल्कुल। खास करके अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ले लें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने तो बड़ी उम्मीद लगाई है, लेकिन मैं आपको ठीक है। बता दूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो भी उम्मीद होगी वो पूर्ण बजट में ही आएगा। अभी नए बजट में, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत बिल्कुल। कुछ उम्मीद मुझे नजर नहीं ठीक है, आती। बिल्कुल। राजेंद्र सर, सभी की बातें सुन रहे हैं और ये बात तो लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि किसानों के लिए ऐलान हो सकते हैं, किसानों को मालामाल किया जा सकता है। अभी इधर ये सवाल कृषि लोन को लेकर, जिससे किसानों को काफी ज्यादा उम्मीद है, तो क्या किसानों की उम्मीद पर खरा उतरने वाला बजट होगा ये? जी, किसानों को इस अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि अंतरिम बजट के नाते। लेकिन फिर भी जैसे इनको, किसानों को ये लग रहा है जैसे किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, थोड़ा बहुत बढ़ेगी। उसके बाद और भी सेक्टर में जैसे किसान तमाम लोन, कर्जा लिए हैं, लोन लिए हैं, इनको भी उम्मीद है कि थोड़ा हो सकता है इसमें रियायत मिल जाए। लेकिन ठीक है, और जी बिल्कुल। और राघवेंद्र, आपसे भी यही सवाल पूछना चाहेंगे कि कृषि लोन को लेकर किसान बहुत सी आस लगाए बैठे हैं। कृषि लोन में किस तरह का ऐलान संभव? मनीषा, चूंकि किसान सरकार के मुख्य एजेंडे में होता है, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो या लोन को लेकर हो या किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर हो या उससे खाद सब्सिडी को लेकर के हो, तो कहीं न कहीं से इसकी प्रबल संभावना है कि किसानों को लेकर के सरकार द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिससे किसानों को मालामाल कर सके। बिल्कुल, प्रभावित हो, उसको उसका लाभ मिले। बिल्कुल, तो किसानों को लाभ देने के लिए तमाम ऐलान संभव हैं और अब से कुछ ही देर में इस बजट को पेश कर दिया जाएगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेंगे वित्त मंत्री और उसके बाद 11 बजे, अब से कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है जब यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।